बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है जी। इसमें हमें इतना पता होना चाहिए कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है इसमें अंदर क्या होता है। देयर इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जितने भी पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर डायग्नोज होते हैं उनमें इंसुलिन ठीक होता है बट दे नॉट एक्ट ऑन द रिसेप्टर प्रॉपरली। उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और आप लोगों को पता है कि अगर इंसुलिन अपनी रिसेप्टर पे काम नहीं करेगी तो फिर ग्लूकोज लेवल विल बी रिमेन वेरी हाई एंड दैट लीड टू टाइप 2 डायबिटीज। और अगर आप लोगों को रिस्क फैक्टर के बारे में बताता चलूं, जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें जो लीडिंग रोल होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेस फैट्स इन द बॉडी, जिसको हम कहते हैं लिपिड्स। तो हाइपरलिपिडीमिया, वेट गेन, दीज ऑल आर दी रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। तो अभी हमारा जो ट्रीटमेंट है इसकी दो मोडिलिटीज है। एक है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि विदाउट ड्रग कुछ चीज़ें हम लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करके डायबिटीज़ की जो एक्सेस ग्लूकोज लेवल है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम फार्माकोथेरेपी करेंगे, मतलब मेडिसिन देकर हम ग्लूकोज की जो कंट्रोल है उसको अचीव कर सकते हैं। उसमें एक मोनोथेरेपी है और एक कम्बिनेशन थेरेपी है। कुछ लोगों को हम सिंगल ड्रग देते हैं, एक ही ड्रग देने के साथ हम उसकी ग्लूकोज कंट्रोल करते हैं, वो मोनोथेरेपी है। और कुछ लोगों में हम कम्बिनेशन ऑफ ड्रग देते हैं। तो दोनों चने पड़ते हैं कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे और कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है फॉर द एग्जाम पर्पसेस। ठीक है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले डाइट की बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड डाइट टू इनकरेज वेट लॉस। मैंने आप लोगों को पहले से बताया था कि जिन लोगों में लिपिड लेवल ज़्यादा होता है, फैट्स कंटेंट ज़्यादा होते हैं, उनके लिए इनकरेज होती है, उनको इनकरेज किया जाता है कि आप लोग अपनी वेट लॉस करें। अवॉइड सेचुरेटेड फैट्स एंड एडिड शुगर, क्योंकि जो शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स है उनको हम अवॉइड करते हैं। पहले से ग्लूकोज ज़्यादा है तो हम ऐसी चीज़ें पेशेंट को कभी भी नहीं बताते कि आप खाएं जिसके अंदर पहले से शुगर मौजूद होता है, क्योंकि अगर शुगर एडेड प्रोडक्ट वो बंदा खाएगा तो उसकी जो हाइपर ग्लाइसीमिक कंडीशन है वो मजीद वर्सन हो जाएगी। और साथ में हम बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज आप लोगों ने बताना है दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क एक्सरसाइज। ब्रिस्क एक्सरसाइज वो है जिसमें बंदा इतना तेज जाए कि जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इतनी तेज हो जाए कि माथे पे पसीना आ जाए, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क एक्सरसाइज। that is moderate intensity exercise, that is called brisk, that is for 30 to 60 minute 5 days per week। मतलब हर हफ्ते के अंदर मिनिमम 5 दिन उनको बताना पड़ता है कि आप 30 से 60 मिनट तक आप मॉडरेट इंटेंसिटी ब्रिस्क एक्सरसाइज करें, जिससे आप लोग अपनी वेट लूज कर सकते हैं और अपनी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे भी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। ठीक है जी। इसके बाद आता है फार्माकोथेरेपी। अब इसके साथ साथ हम कुछ मेडिसिन देंगे जिसके जरिए भी हम ग्लाइसेमिक कंट्रोल को अचीव कर सकते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड मेटफॉर्मिन, विच इज द फर्स्ट लाइन ड्रग इन टाइप 2 डायबिटीज। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको एज ए एमसीक्यू याद रखना है कि कभी कभार इस तरह आता है कि ऐसा ड्रग जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में देते हैं विद इंक्रीज लिपिड लेवल। अगर एक पेशेंट ओबीज है और उसको DM2 है, मतलब एक पेशेंट है उसकी फैट्स लेवल ज़्यादा है, दैट इज कॉल्ड ओबीज, उसकी BMI 30 से ज़्यादा है और उसको DM2 है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके लिए ड्रग ऑफ द चॉइस मेटफॉर्मिन है। इसकी वजह यह है, एक तो मेटफॉर्मिन ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करती है, दूसरी बात ये वेट लॉस में भी हेल्प करती है, दैट वी नीड इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। इट इनहिबिट हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन है वो लीवर के अंदर ये इनहिबिट करती है, एंड इंक्रीज पेरिफेरल सेंसिटिविटी टू इंसुलिन। दो बातें, लीवर के अंदर न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन की प्रोसेस को कम करता है ताकि पहले से जो शुगर ज़्यादा है उसके साथ न्यू ग्लूकोज ऐड ना हो जाए। और दूसरी बात, जो इंसुलिन है उसकी पेरिफेरल सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। दीज आर द टू फंक्शन दैट इज डन बाय मेटफॉर्मिन। लेकिन इसकी साइड इफेक्ट क्या है, वेट लॉस है, एंड दैट वी नीड इन द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेट लॉस के लिए इसको ये यूज भी करते हैं अगर उनको डायबिटीज ना भी हो। इसकी वजह यह है कि मेटफॉर्मिन हाई ग्लूकोज को कम तो कर सकती है बट ये नॉर्मल को और कम नहीं कर सकती। ये इसलिए बेस्ट है, इट डज नॉट काज हाइपोग्लाइसीमिया, ये यूग्लाइसेमिक है,
ये ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल से नीचे नहीं आने देती। ये जीआईटी अपसेट करा सकती है एंड रियरली लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये एमसीक्यूज आता है कि मेटफॉर्मिन बहुत कम कंडीशन में एक सीरियस साइड इफेक्ट कराती है, दैट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिडोसिस, जिसकी वजह से दैट इज कंट्रा इंडिकेटेड इन अ पेशेंट ऑफ रीनल इनसफिशिएंसी। अगर एक मरीज है, उससे पहले से रीनल फेलियर है, उसकी पहले से गुर्दे काम नहीं करते, उनको लैक्टिक एसिडोसिस होगी, और अगर वो मेटफॉर्मिन यूज करेगी तो उसको जरूर जो है मजीद लैक्टिक एसिडोसिस होगी, विच कैन वर्सन द कंडीशन। एक तो एल्डरली पेशेंट जिसकी एज 80 प्लस है, रीनल इनसफिशिएंसी, हेपेटिक फेलियर एंड हार्ट फेलियर, इन कंडीशन के अंदर हम मेटफॉर्मिन इस्तेमाल नहीं करते। बट एनी पेशेंट हु प्रेजेंटेड टू यू विद a history of type 2 diabetes and obesity, the first line drug that you should start, that is called metformin। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सल्फोनाइल यूरिया। जो सल्फोनाइल यूरिया है, इसके अंदर जो ड्रग्स आते हैं, ग्लेब्जाइड, ग्लाइब्यूराइड एंड ग्लिमेप्राइड, दीज आर द एजेंट प्रेजेंट इन सल्फोनाइल यूरिया। अब ये जो ड्रग्स होते हैं, ये एक्ट करते हैं, एक्ट ऑन बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज। ये हमारे पास कहाँ पे काम करते हैं? बीटा सेल ऑफ पेंक्रियाज, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान है, उसके अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के अंदर बीटा सेल है, ये वहाँ पे पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, जो रिलेटिवली एंडोजीनस इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ाती है। अब आप लोग खुद सोचें, अगर एक पेशेंट है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें तो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन होती है, इंसुलिन होता नहीं है, जिसकी वजह से शुगर लेवल ज़्यादा होता है। इसी वजह से कि सल्फोनाइल यूरिया डू नॉट गिवन टू द पेशेंट हु हैज़ टाइप 1 डायबिटीज, क्योंकि इसका काम बीटा सेल पे है, और जो टाइप 1 है उसमें बीटा सेल पहले से ख़राब होते हैं। इसलिए सल्फोनाइल यूरिया ड्रग जो होते हैं, ये सिर्फ टाइप 2 में दे सकते हैं, टाइप 1 डायबिटिक में नहीं देते। लेकिन ये इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाती है, और द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया एंड वेट गेन, क्योंकि जो इंसुलिन होता है, दैट इज कॉल्ड एनाबोलिक हार्मोन। एनाबोलिक का मतलब ये है, ये लाइपोजेनेसिस करता है, प्रोटियोजेनेसिस करता है। तो बिकॉज ऑफ एनाबोलिज्म इन नेचर, दीज ड्रग कैन कॉज वेट गेन एंड हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए हमें थोड़ा एहतियात के साथ यूज करना है, हर एक को हम नहीं दे सकते। फिर इसके बाद है तायाजोली डाइनिडायोन। तायाजोली डाइनिडायोन, इसमें रोसीग्लिटाजोन है एंड पायोग्लिटाजोन है। अब ये दो ड्रग्स आती है। इन ग्लिटाजोन फैमिली का काम, दे इंक्रीजेज इंसुलिन सेंसिटिविटी एंड ट्राई टू डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये रिसेप्टर पे जाकर काम करते हैं, और इन ड्रग का काम यह है कि ये इंसुलिन रिसेप्टर पे काम करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, उनकी रेजिस्टेंस को काफी हद तक कम करते हैं। लेकिन इस ड्रग का जो साइड इफेक्ट है, वेट गेन है, एडीमा, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड बोन लॉस। इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, एडीमा, एडीमा जो है पेरिफेरल एडीमा, इट मे बी अ साइन ऑफ हार्ट फेलियर। देयरफॉर जितने लोग होते हैं जिनको पहले से हार्ट फेलियर है, उनमें ये क्या होता है, कंट्रा इंडिकेट, बिकॉज दीज ड्रग एट सेल्फ कैन काज एडीमा, और राइट साइड हार्ट फेलियर हो या लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर बिकॉज ऑफ कंजेशन, उनके अंदर भी एडीमा होता है। दूसरी बात, ये जो ड्रग है रोसीग्लिटाजोन एंड पायोग्लिटाजोन, ये क्या करता है, इंक्रीज रिस्क फॉर फ्रैक्चर, क्योंकि ये बोन लॉस कराता है, ये ओस्टियोपोरोसिस कराती है, ये बोन मास डेंसिटी को काफी हद तक कम करती है, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर जो ये ड्रग ज्यादा देर तक यूज करते हैं, उनमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है DPP4 इनहिबिटर, जिसके अंदर ग्लेप्टेन फैमिली है, लाइक सीटा ग्लेप्टेन, लीना ग्लेप्टेन एंड अदर लेप्टेन। तो जितने भी लेप्टेन ड्रग है, दे आर DPP4 इनहिबिटर। अब अगर हम DPP4 को इनहिबिट करेंगे, द इनहिबिट द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1। और ये जो GLP-1 है, अगर ये डिग्रेड नहीं होगी, इसकी लेवल बढ़ेगी, तो ये क्या करेगा, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाएगा, और साथ में ग्लूकागॉन रिलीज को कम करेगा, क्योंकि इंसुलिन जो होता है उसका काम ग्लूकोज कम करना है, ग्लूकागॉन का काम ग्लूकोज ज्यादा करना है। तो हमने तो मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज के अंदर करना क्या है, हमने हाई ग्लूकोज को कम पे लाना है, तो वी नीड इंक्रीज इंसुलिन बट वी डिक्रीज ग्लूकागॉन सिक्रीशन। लेकिन इस ड्रग का फायदा ये है कि ये ऐसे ड्रग हैं, दे आर वेट न्यूट्रल, ये न वेट लॉस करा सकता है, न वेट गेन करा सकता है। ठीक है। जैसा कि मेटफॉर्मिन हमने पढ़ लिया, वो वेट लॉस में हेल्प करते हैं, सल्फोनाइल यूरिया वो वेट गेन कराती है,
लेकिन जो DPP4 इनहिबिटर है ये वेट न्यूट्रल होती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद है एनक्रिटिन लाइक एक्सानिटाइड, लेराग्लूटाइड एंड अदर टाइड्स। ये GPL1 एगोनिस्ट है, डिलेड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन एंड डिक्रीज ग्लूकोगॉन सिक्रीशन। भाई DPP4 जैसा ये भी इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाती है, ग्लूकागॉन सिक्रीशन कम करती है। बट इसका एक काम यह है कि इट डिलेड द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगर बंदा ऐसी फूड खाए जिसमें ग्लूकोज है तो ये इंटेस्टाइन्स है उनकी एब्जॉर्प्शन को कम करती है। दे इंजेक्टेड सबक्यूटेनियसली, स्लो GIT मोटिलिटी, नोजिया एंड रेयरली पेनक्रियाटाइटिस। तो ये आप लोगों ने याद रखना है एग्जाम के लिए, अगर ये रेयरली है पर दे आस्क इन द एग्जाम कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट which is used for the management of type 2 diabetes, but they can cause pancreatitis as a side effect. They are called incretin family and it can cause weight loss as well. फिर इसके बाद है द नेक्स्ट वन, SGLT2 इनहिबिटर, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू। आप लोग लिख सकते हैं S फॉर सोडियम, दैट इज कॉल्ड सोडियम, और G फॉर ग्लूकोज। तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर टू इनहिबिटर, जिसमें डी पर ग्लिप्लोजिन, एम्पाग्लिप्लोजिन, इसमें कोड ड्रग आता है दैट इज कॉल्ड एम्पाग्लिप्लोजिन। तो इन लोगों ने लिखना है कि ऑल फ्लोजिन फैमिली दे आर इनहिबिटिंग sodium glucose co-transporter in the proximal tubule to decrease glucose reabsorption। देखिए इन ड्रग्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं। जिस फॉर एग्जांपल बोमेन कैप्सूल, a cup shaped structure and this part of the kidney nephron that is called PCT। और ये आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मली 80% जो फिल्ट्रेट्स हैं उनकी रीअब्जॉर्प्शन PCT से होती है, क्योंकि जो PCT है उस पे ब्रश बॉर्डर्स होती है एंड दे हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट। अब देखें इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल एफेरेंट आर्टीरियोल है, ये इफेरेंट आर्टीरियोल है, यहाँ से अगर फिल्टर हो जाए सोडियम और ग्लूकोज, तो ये सोडियम ग्लूकोज यहाँ से PCT से दोनों सेम डायरेक्शन में रीअब्जॉर्ब होती है ब्लड की तरफ। तो इसको हम कहते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, क्योंकि जिस ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब यह है जो सोडियम ग्लूकोज है ये एक ही डायरेक्शन में किडनी से जनाब वापस रीअब्जॉर्ब होती है ब्लड में। तो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में पहले से ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, तो इस रीअब्जॉर्प्शन को हम होने नहीं देंगे, इसको इनहिबिट करेंगे। तो ऐसे ड्रग जो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करे और सोडियम ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक करे और इस ग्लूकोज को किधर ले जाए, यूरिन के अंदर, एंड दैट कैन कॉज ग्लूकोज यूरिया। दैट ड्रग इज कॉल्ड एम्पाग्लिप्लोजिन एंड डेपाग्लिप्लोजिन। लेकिन ग्लूकोज अब ब्लड में नहीं जाएगी, ये ज़्यादा देर तक यूरिनरी ट्रैक्ट में रहेगी, और जहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा देर तक स्टे करेगी दैट मेक अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ज़्यादा ग्लूकोज यूरिनरी ट्रैक्ट में रहने की वजह से कैन काज UTI, वाल्वो विजाइनल कैंडिडियासिस, कैन काज वेट लॉस एंड डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ठीक है जी। तो कैंडिडियासिस इज अ फंगल इन्फेक्शन, और ये इसलिए कि ज़्यादा ग्लूकोज की वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब अगर एक बंदा है वो ऐसा फूड ले ले जिसके अंदर ग्लूकोज हो, तो ग्लूकोज इन द फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक एंजाइम है जिसको अल्फा ग्लूकोसाइडेस कहते हैं। अगर ये काम ना करेंगे तो ग्लूकोज जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो ऐसे ड्रग जो अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर है लाइक एकार्बोज एंड मैग्लिटोल, ये दोनों ऐसे ड्रग है जो डिक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो अगर फॉर एग्जांपल इसलिए जो लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो ऐसा ड्रग लेना चाहे जिसकी वजह से वो अपनी ग्लूकोज लेवल की एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से कम करना चाहे, जिसको हम कहते हैं एकार्बोस एंड मैग्लिटोल। they use for postprandial hyperglycemia। post mean after, prandial mean meal, that is called eating। तो खाना खाने के बाद अगर ये हादसा हो, ये डेंजरसिटी हो कि भाई ग्लूकोज लेवल बढ़ सकती है, तो उसको कम करने के लिए हम ऐसा ड्रग देंगे जो इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को काफी हद तक कम करे। दैट इज अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनहिबिटर। इसकी साइड इफेक्ट है फ्लैटुलेंस, डायरिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। इसलिए फ्लैटुलेंस, डायरिया, दे आर GIT अपसेट, ये इंटेस्टाइन में काम करती है, तो ये मोटिलिटी पे अफेक्ट करती है और ये GIT अपसेट करा सकती है।
तो देखिए, आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद रखना है, टाइप 2 डायबिटीज़ की जो मैनेजमेंट है उसमें मुख्तलिफ ड्रग्स है, वो डिपेंड करता है पेशेंट की बॉडी स्टेटस पे, पेशेंट की एज पे। तो फिर इसके बाद जो डायबिटोलॉजिस्ट होता है वो डिसाइड करता है कि मोनोथेरेपी देनी है या कम्बिनेशन थेरेपी देनी है। लेकिन जो ड्रग्स आते हैं, मेटफॉर्मिन है, सल्फोनाइल यूरिया है, ग्लूटाजोन फैमिली है, DPP4 इनहिबिटर है, एनक्रिटिन है, SGLT2 इनहिबिटर है, एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी है, दे ऑल आर द डिफरेंट ड्रग विद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड देयर साइड इफेक्ट यूज फॉर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इन सब के अंदर ऐसा ड्रग जो यूग्लाइसेमिक हो, अगर आप इसको जितना भी चाहे हाई डोज में दे दें, ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करा सकती, तो उसका नाम मेटफॉर्मिन है। ठीक है जी। लेकिन ये जो इंसुलिन है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ये हमने एक लिस्ट भी पढ़ा है, वो हमने इसका ग्राफ पढ़ा है। लेकिन जस्ट देखे, इट गेव अ लोन और इन जंक्शन विद अदर ओरल एजेंट। कुछ लोग होते हैं जिनको जस्ट इंसुलिन दिया जाता है और उसका शुगर कंट्रोल किया जाता है। कुछ लोगों में अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो तो हम इंसुलिन के साथ साथ कुछ मेडिसिन देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, जिसके जरिए हम उसका शुगर कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक इसमें रेगुलर इंसुलिन है, शॉर्ट एक्टिंग, लेस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन। फिर NPH इंटरमीडिएट है, और लॉन्ग एक्टिंग में डेटिमर एंड ग्लार्जिन है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि जो डेटिमर है, इट इज डी, डी फॉर मोर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ग्लार्गिन इज लार्जिन, तो लार्जिन मीन लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। एंड कॉम्बिनेशन प्रिपरेशन लाइक लॉन्गर प्लस शॉर्टर एजेंट, लाइक 70 NPH डिवाइड बाई 30 रेगुलर। जो रेगुलर इंसुलिन है ये हम यूज करते हैं IV में, और स्पेशली हम देते हैं इन पेशेंट विद DKA। जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होता है और उसका ग्लूकोज स्टेटस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, और उस पर वो डिलीरियम, कुशमल ब्रीदिंग, एब्डोमिनल पेन ले आए, DKA, इसमें अनायन गैप बढ़ता है, इसमें लैक्टिक एसिडोसिस होता है, तो DKA इज डायबिटिक इमरजेंसी, उसमें हम ऐसा ड्रग देंगे जो कम टाइम में ग्लूकोज स्टेटस को कंट्रोल करें। द बेस्ट रूट इज IV, और उसमें जो इंसुलिन लगाया जाता है दैट इज कॉल्ड रेगुलर इंसुलिन। जो रेगुलर इंसुलिन है, याद रखना है, ये हम लगाते हैं स्पेशली इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट, दैट शुड बी गिवन टू द DKA पेशेंट। ठीक है जी। इसके बाद अब ये सारी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं, इसके साथ एक और टॉपिक है, इट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इस टॉपिक का नाम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये सब के लिए एक न्यू है, व्हाट इज मेंट बाय मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है क्या। इट इज आल्सो नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, इसको हम सिंड्रोम X भी कहते हैं या इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम भी कहते हैं। इट इज अ मेटाबॉलिक syndrome associated with increased risk of coronary artery diseases and mortality from cardiovascular events। देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है, इनकी जो डायग्नोसिस करने के लिए कुछ तरीका होता है, क्राइटेरिया, वो हम पढ़ेंगे। बट इसमें जो पेशेंट आती है उनके एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है, तो उसका जो वेस्ट होता है दैट इज एक्सपांडेड, उसकी एब्डोमिनल डिस्टिंक्शन इसलिए होती है कि देयर इज एक्सेस फैट्स और लिपिड्स इन द एब्डोमेन, तो दैट इज एब्डोमिनल ओबेसिटी। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर, जो पेशेंट आते हैं उनकी BP ज़्यादा होती है, हाइपरटेंसिव, इम्पेयर्ड ग्लाइसेमिक कंट्रोल, डायबिटिक होते हैं, एंड डिसलिपिडीमिया। तो आप लोगों को पता है कि चाहे ओबेसिटी हो, हाई ब्लड शुगर हो, या उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर हो, दीज ऑल आर दी रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से अगर किसी बंदे की डेथ हो सकती है, दैट विल बी कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। अब इसकी जो डायग्नोसिस है वो हम कैसे करेंगे, तो 5 में से 3 चीज़ें। अब वो 5 क्या है, देखिए, ये वेट याद रखिए, W स्टैंड फॉर WE, वेस्ट एक्सपेंडेड। वेस्ट एक्सपेंडेड का मतलब ये है कि इसकी एब्डोमिनल ओबेसिटी होती है। IG फॉर इम्पेयर्ड ग्लूकोज, तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज की वजह से उनको डायबिटीज होती है। फिर हाइपरटेंशन, सॉरी, डिक्रीज HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, so that will be decreased, and there is increased TG, that is called triglyceride। तो इन 5 बातों में से कोई भी 3 आ जाए, that will be a clue towards the diagnosis of metabolic syndrome। तो आप लोग देखें, एब्डोमिनल ओबेसिटी, इंक्रीज वेस्ट गर्थ, जो वेस्ट है, एब्डोमेन है, उनकी ओवरऑल जो साइज है, गर्थ है, वो बढ़ जाती है।
more than 40 inches in men and more than 35 inches in women. Triglyceride more than 150 mg per day. HDL is less than 40 in men and less than 50 in women. और आप लोगों को पता है कि HDL it is one of the good, yeah, it is one of the good cholesterol. It prevents ischemic stroke. It prevents ischemic events. BP more than 130 by 85. An antihypertensive drug. Fasting blood sugar that is more than 100. क्योंकि impaired ग्लूकोज के अंदर हमने ये देखना है कि फास्टिंग जो ब्लड शुगर है वो कितनी आ रही है। तो अगर इन पांच बातों में से कोई भी पेशेंट को तीन आ जाए, दैट विल बी अ हॉल मार्क टुवर्ड्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम देखते हैं कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी फॉर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। द बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। पेशेंट को बताया जाता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, स्पेशली डाइट के लिहाज से। आप एक्सेस फैट से गुरेज करें, एडिड शुगर से गुरेज करें, और अपना एक्सरसाइज करें। डेली के बेस पे कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज इंकरेज करते हैं डेली, और ब्रिस्क वॉक के जरिए फॉर 5 डेज इन अ वीक, एंड इंटेंसिव वेट लॉस। तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि जो एक्सरसाइज भी करते हैं, वो अपनी डाइट भी कंट्रोल करते हैं, फिर भी उनका वेट लॉस होता नहीं है। तो उनको बताया जाता है कि आप साथ साथ कुछ ड्रग यूज करें जो लिपिड लोअरिंग एजेंट होते हैं। तो ऐसे ड्रग जो बॉडी के अंदर लिपिड लेवल को काफी हद तक कम कर सकते हैं, देयर कार्ड लिपिड लोअरिंग एजेंट, जिसके अंदर बेस्ट वन दैट इज कॉल्ड स्टेटिन। तो स्टेटिन ड्रग से टोरवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन, उन ड्रग्स की वजह से हम लिपिड को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। आल्सो कंसिडर एडिशनल प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज विद मेटफॉर्मिन एंड that is called mitigation of cardiovascular risk with aggressive cholesterol management and बीपी कंट्रोल। तो हम बीपी कंट्रोल के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देंगे, और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए हम लिपिड लोअरिंग एजेंट देंगे, और एम्पेयर्ड ग्लूकोज डायबिटिक रिस्क को कम करने के लिए हम मेटफॉर्मिन देंगे। सो दीज आर द स्ट्रेटेजी विच वी कैन यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को खूब पसंद आ चुका होगा। इंशाल्लाह कल से हम एक न्यू टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज थायराइड डिसऑर्डर, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कल से डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।